नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिक्षा प्रीमियर के इस एपिसोड में। दोस्तों आज बहुत ही खास दिन है, 29 जुलाई 2020। आज यहाँ पर हमारे देश में हमारे शिक्षा क्षेत्र में एक नई पॉलिसी लागू हुई है, एक नई नीति को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, जिसकी चर्चा हम 2015 से यहाँ पर कर रहे थे और जिस पर बहुत सारे जो कमिटीज है वो बिठाई गई है, कमीशंस बिठाए गए हैं और बहुत सारे चर्चा के बाद 2015 से लेकर 2020 तक और आज इस विधेयक को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने इसमें जो हाइलाइट्स है, यहाँ पर दो जो पार्ट है यहाँ पर हम बनाएंगे। एक होगा हायर एजुकेशन के बारे में, जिसमें हम यहाँ पर जानकारी लेंगे कि किस तरह से हायर एजुकेशन में बदलाव यहाँ पर किए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, और दूसरी जो स्कूली शिक्षा है उसमें किस तरह से यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। ये सब दो हिस्सों में यहाँ पर हम इस वीडियो को बांटेंगे और उसके तहत ये जानकारी लेंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ कुछ जो हाइलाइट्स है, इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा और अगले आने वाले कुछ वीडियो में इस पर मैं और भी कुछ वीडियोस बनाने वाला हूं और अगले आने वाले कुछ वीडियोस में यहाँ पर इसके जो परिणाम है, लॉन्ग टर्म परिणाम है, इनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों एक यहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरह से जब नई पॉलिसी देश में इंप्लीमेंट होती है तो उसका असर पूरी जनता पर किस तरह से होता है, और ये जो पॉलिसी है ये एक शिक्षा के क्षेत्र में है, तो इस पर भी हमें चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि किस तरह से इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। तो ये 35 या 36 साल बाद इस पॉलिसी, ये जो नई पॉलिसी है इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1948 में एक पॉलिसी यहाँ पर आई थी, उसके बाद में भारत स्वतंत्र होने के बाद 1986 में एक पॉलिसी यहाँ पर हमने लागू की थी पूरे शिक्षा क्षेत्र में, और उसके बाद में एक बदलाव 1992 में यहाँ पर किया गया था, और उसके बाद ये सबसे बड़ा बदलाव या सबसे बड़ी नीति यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि इस नीति में बहुत सारी चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। पिछले 5-6 साल से ये सब इस पर चल रहा है। तो इसका जो आउटकम है क्या है, इसके बारे में आज यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर हमारे जो मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जी जावड़ेकर और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो पोखरियाल जी है, उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर की है, उसका एक खुलासा यहाँ पर हमारे सामने रखा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये जो हाइलाइट्स है हायर एजुकेशन में ये पहले हम जानते हैं। तो ये पहला हिस्सा यहाँ पर हमारे जो वीडियो का है वो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हाइलाइट्स है इसमें मेजर रिफॉर्म्स कौन से है, इस पर यहाँ पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर मेजर रिफॉर्म हायर एजुकेशन में हमें दिखाई देता है 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035। 2035 तक 50% हायर एजुकेशन में जो हमारे स्टूडेंट है उनको लाया जाएगा, यहाँ पर ये तय हो चुका है। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बदलाव है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज हमारे जो डिग्री का स्वरूप है वो इस तरह से 3 साल 2 साल इस तरह से। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी, एक फ्लेक्सिबल इस तरह की एक डिग्री यहाँ पर देने का जो काम है वो किया है। यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इन्होंने बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए एनरोलमेंट करते हो, रजिस्टर होते हो, तो अगर आपको 1 साल बाद कोई दिक्कत आती है और आपको वो जो डिग्री प्रोग्राम है वो छोड़ना पड़ता है, तो वो आप छोड़ सकते हैं। यह इसमें यहाँ पर एक प्रावधान किया गया है, और इसके तहत आपने जो भी 1 साल में या 2 साल में क्रेडिट्स अर्न किए हैं, जो भी ग्रेड्स आपने अर्न किए हैं, जो भी स्कोर आपने किया है, वह आपके क्रेडिट बैंक में रहेगा। जिस तरह से बैंक में हम पैसा यहाँ पर क्रेडिट पर रखते हैं, उसी तरह से आपके जो क्रेडिट्स है, आपके जो अंक है उसमें रहेंगे, और उस अंकों का उपयोग आप जब आपको लगता है कि एक जो पीरियड है उसके बाद आपको फिर से वो प्रोग्राम कंटिन्यू करना है, फिर से वो डिग्री आपको यहाँ पर कंटिन्यू करनी है, तो वो जो पीछे आपने जो अंक लिए हैं, आपने जो ग्रेड लिए, उसका उपयोग आप यहाँ पर कर सकते हो। तो एक अच्छी बात यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोग्राम है, यूजी का प्रोग्राम 3 साल या 4 साल का रहेगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर जो पीजी का प्रोग्राम है वो यहाँ पर 1 या 2 साल का यहाँ पर रहेगा, और इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब ये है कि 4 साल और 1 साल मतलब 5 साल यहाँ पर आप एक डिग्री कर सकते हैं और उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पर रिसर्च में आप जा सकते हैं। तो हायर एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण बदलाव इन्होंने यहाँ पर जो किया है वह है एमफिल की डिग्री यहाँ पर उन्होंने
जो है वो रद्द कर दी है। आपको यहाँ पर एमफिल करने को अब नहीं मिलेगा। एमफिल की जो डिग्री है वो बंद हो जाएगी, डायरेक्ट 5 साल और उसके बाद आप जो हायर रिसर्च है पीएचडी का उसमें आप जा सकेंगे। तो एक महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर है। क्रेडिट ट्रांसफर की बात भी यहाँ पर उन्होंने की है, मतलब आपने जो भी क्रेडिट्स अर्न किए हैं वो आप अगले स्तर के लिए उसे ट्रांसफर कर सकोगे। तो इस तरह से ये जो मेजर रिफॉर्म्स है इसमें किए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक यहाँ पर जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंटेंसिव, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, इनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैमाने पर निर्मित यहाँ पर की जाएगी। मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी का निर्माण यहाँ पर किया जाने वाला है बहुत ही। और ये जो निर्माण होगा वह होगा इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की जो मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी इसका निर्माण किया जाएगा, या उस जिले के आसपास इस तरह की आपको जो यूनिवर्सिटी वो नजर आएंगी। तो एक महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्रेडेड ऑटोनॉमी। इसमें जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी देने की बात की है कॉलेजेस या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, उसमें एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने का काम भी इन्होंने किया है। उसके बाद में ये सब जो चीज़ें हैं अगले 15 साल में ये लागू करने वाले हैं। फेजिंग आउट एफिलिएशन सिस्टम इन 15 ईयर्स, ये भी यहाँ पर इन्होंने कहा है। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, यहाँ पर इसका भी प्रावधान इसमें यहाँ पर किया गया है। इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी आपके जो हायर एजुकेशन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और आज हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, AICTE, उसके बाद में जो कुछ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस है वो हमारे देश में जो अपेक्स बॉडीज है वो अभी मौजूद है। तो इन सबको यहाँ पर कंबाइन करने वाली एक ही सिंगल रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पर हायर एजुकेशन में रहेगी। और ये जो बॉडी है वो सब इस की तहत पूरा काम हायर एजुकेशन में यहाँ पर चलने वाला है। एक सिंगल यहाँ पर जो रेगुलेशन है, रेगुलेटरी बॉडी का निर्माण यहाँ पर करने वाले ये जो है इस मिनिस्ट्री के तहत हमें दिखाई देते हैं। और अगला जो रिफॉर्म है वो है कॉमन नॉर्म्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि पूरे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, इन सभी को कॉमन नॉर्म्स, कॉमन नियम जो है वो लागू होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा अगर इस तरह से कॉमन नियम जो है सबको लागू होंगे। प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप भी यहाँ पर की जाएगी। कुछ जो प्राइवेट लोग हैं इनको भी इसमें यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। फी फिक्सेशन विद इन बोर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कहा है कि आपको यहाँ पर जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी है वो दी जाएगी और उसमें आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक बात भी किया है कि फी फिक्सेशन विद इन ब्रॉड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो आप मनमानी से यहाँ पर जो फीस है वो विद्यार्थियों से नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेमवर्क वो देने वाले हैं। तो ये चीज़ भी अच्छी है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अगली जो बात है वो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रिच 6% ऑफ GDP एट द अर्लीस्ट, और बहुत जल्दी 6% तक जो हमारा शिक्षा में निवेश है उसे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और वो जो कोशिश है यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर जो सरकार है उसका भी इन्वेस्टमेंट होगा और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जैसे कि जो फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप इन्होंने कहा है उसी के तहत इस तरह से यहाँ पर हमारे GDP के 6% यहाँ पर निवेश शिक्षा के क्षेत्र में करने की तरतूद यहाँ पर इन्होंने की है। तो ये एक अच्छा प्रावधान हम यहाँ पर आज मान सकते हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है और किस तरह से हम इसमें जो है जो सक्सेस है वो हासिल कर पाते हैं। तो आगे वाले वीडियोस में ये सब चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगला जो मेजर रिफॉर्म्स यहाँ पर है उसके तरफ। तो यहाँ पर एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना होने वाली है और उसके तहत जो रिसर्च को बढ़ावा है वो बढ़ावा भी देने का काम इसमें होगा। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, हमारी जो शिक्षा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। मतलब यहाँ पर जो खरे जी है, जो उच्च शिक्षा के सचिव है, उन्होंने कहा है कि
दूसरे देशों के भी छात्र यहाँ पर आकर पढ़ सके और हमारे देश के छात्र भी बाहर यहाँ पर जा सके और शिक्षा में जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है वो भी यहाँ पर हो सके। तो इस तरह से प्रावधान कुछ इसमें किए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि सेटिंग अप ऑफ न्यू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन मेड ईजियर। बहुत आसान तरीके से जो नई शिक्षा के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको यहाँ पर आप निर्माण कर सकोगे, उनकी स्थापना यहाँ पर कर सकोगे, उसके जो नॉर्म्स है वो इजी यहाँ पर उन्होंने बनाए हैं। और यहाँ पर जो स्टैंड अलोन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको उन्होंने यहाँ पर जो इवॉल्व इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी है वो भी यहाँ पर करने की उन्होंने कोशिश की है। मतलब जब हम यहाँ पर कहते हैं कि जो स्ट्रीम्स है, जो फैकल्टीज है, जो स्पेशलाइजेशन है, उनको यहाँ पर आप मल्टी डिसिप्लिनरी किया जाने वाला है। आप यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर रुचि है तो वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर ले सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में स्पेशल एजुकेशनल जोन्स जो है उनका निर्माण किया जाएगा। जो डिसएडवांटेजेस रीजन है जैसे कि महाराष्ट्र में मराठवाड़ा है या विदर्भ है जहाँ पर शिक्षा यहाँ पर जो है कम दिखाई देती है, वहाँ पर ये जो स्पेशल एजुकेशनल जोन्स इनका निर्माण किया जाने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो पाली के लिए, संस्कृत के लिए, पर्शियन के लिए, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है उनके लिए भी यहाँ पर बनेगी। उसके बाद में एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का निर्माण किया जाएगा जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत भारी मात्रा में शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला एक हाईलाइट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में सबसे बड़ा हाईलाइट ये जो एजुकेशन है इसका ये है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं रहा है, अब इसका जो है वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब इसका नामकरण यहाँ पर किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब एजुकेशन को बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर महत्व दिया गया है और एजुकेशन को ही यहाँ पर सेंटर रखा गया है और उसके तहत ये जो मिनिस्ट्री इसका नामकरण किया गया है। तो आप आज से हम यहाँ पर कहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ना कि MHRD। तो यह एक बड़ा प्रावधान इसमें दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जो नेटिव लैंग्वेजेस है, जो नेटिव कल्चर है, जो नेटिव थिंग्स है, उनको बढ़ावा देने के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेजेस, कल्चर एंड वैल्यूज ये भी इसमें इंक्लूड की गई है। इन पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि फोकस ऑन लिटरेचर, साइंटिफिक वोकैबुलरी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। मतलब इंडियन लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर पेश करने के लिए कुछ खास प्रावधान इस शिक्षा नीति में किए गए हैं। लैंग्वेज फैकल्टीज जो है वो डेवलप करने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे काम यहाँ पर किए गए हैं। आगे हम देखेंगे कि दूसरे हिस्से में इस वीडियो की कि किस तरह से जो स्कूल एजुकेशन है उसमें भी ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर की गई है। उसके बाद में हम देखेंगे कि स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर प्रमोशनल क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, ये सब बातें यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप सबको हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि किस तरह से जो नेटिव कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये सब किए गए हैं। प्रोमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट्स, लोक विद्या वगैरह ये सब इसमें हम देख लेंगे। तो उसके बाद में चलिए चलते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर हम देखते हैं वह है टेक्नोलॉजी को लेकर, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग भारी मात्रा में किया जाएगा और इसका उपयोग एजुकेशन प्लानिंग से लेकर टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, उसके बाद में रेगुलेशन तक यहाँ पर ये जो है इसका उपयोग टेक्नोलॉजी का किया जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस ये भी इसमें लगेगा। मतलब जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो बहुत कम लगेगा। बहुत सारी जो सिस्टम्स है वो ट्रांसपेरेंट बना दी जाएगी और वो डायरेक्ट यहाँ पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाई जाएगी। तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो है एक प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। इंक्रीजिंग एक्सेस फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, ये भी है। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स का भी इसमें जो निर्माण है वो रिसर्च किया जाएगा। ई कंटेंट रीजनल लैंग्वेजेस में तैयार किया जाएगा। आज हम देखते हैं कि बहुत सारा जो ई कंटेंट है, IITs, IIMs इन्होंने जो बनाया है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया है और कुछ जो ई कंटेंट है वो हिंदी लैंग्वेज में बनाया है। लेकिन अब यहाँ से जो ई कंटेंट है वो हर एक नेटिव लैंग्वेज में बनेगा। यहाँ पर जो हमारे देश की 8 महत्वपूर्ण भाषा हैं जैसे तमिल है,
उसके बाद में तेलुगु है, उसके बाद में गुजराती है, मराठी है, बांग्ला है, इस तरह की भाषाओं में ये जो कंटेंट है, ई कंटेंट, वो बनाया जाएगा। एक महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किया गया है। उसके बाद में वर्चुअल लैब से नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की भी यहाँ पर जो है स्थापना की जाएगी। डिजिटली इक्विपिंग स्कूल्स, टीचर, स्टूडेंट्स, ये सब इसमें किया जाने वाला है। तो दोस्तों ये सारे बदलाव हायर एजुकेशन में हमें देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर उन्होंने 27 पॉइंट्स दिए हैं, जो मेजर 27 पॉइंट्स है, उसमें 10 पॉइंट हायर एजुकेशन के लिए है, 10 पॉइंट जो हमारे स्कूल है उसके लिए है, और 7 जो पॉइंट्स है वो दोनों के लिए लागू होते हैं। तो इन पूरी की चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं।